हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटो और डेकल टाइप। अब हम ऑटो और डेकल टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो लैम्डा एक्सप्रेशन में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आजकल जो ऑटो है, ऑटो जैसे कि C++11 में रीडिफाइन किया गया था और ऑटोमेटिकली डिडक्शन करने के लिए कि हम टाइप क्या है इस पर्टिकुलर वेरिएबल की, तो ऑटो यूज किया जाता है। बट ऑटो जब आया था तो वो सिर्फ लैम्डा के साथ यूज हो सकता था, पर C++14 में जाके ही ये ऑटो नॉर्मल फंक्शंस के साथ एज अ रिटर्न टाइप यूज हो सकता है। तो इसलिए उसमें उससे पहले हम डेकल टाइप यूज करते थे, जिससे हम डिक्लेरेशन के टाइम पे हम क्या कैसे किसी एक वेरिएबल के एक्सप्रेशन की मदद के साथ, अगर एक्सप्रेशन की जो रिजल्ट आ रहा है वो जो टाइप दे रहा है उसकी टाइप हमने देनी है तो हम डेकल टाइप यूज करते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो C++11 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं ऑटो के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया है कि ऑटो जो था वो C++11 में इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअली पहले ऑटो स्टोरेज क्लास के साथ यूज होता था, बट उसको रीडिफाइन कर दिया गया, यानी कि इसका मतलब चेंज कर दिया गया। और अब ये यूज किया गया जाता है कि कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली डिड्यूस करने के लिए डाटा टाइप की क्या है, डाटा टाइप एक पर्टिकुलर वेरिएबल की या किसी लैम्डा एक्सप्रेशन की एक पैरामीटर फ्रॉम इट्स इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी उसको वैल्यू इनिशियलाइज की जाएगी उस टाइम की वैल्यू के ऊपर वो उसको देख के डिटरमिन कर ले कंपाइल टाइम के ऊपर कि इस पर्टिकुलर की डाटा टाइप क्या है। तो इसका फायदा क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ऑटो, साथ में हमने एक वेरिएबल लेके उसको एक वैल्यू दे दिया है जो कि int टाइप की है। तो इस केस में कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेगा कि जो वैल्यू उसको इनिशियलाइज की है वो इंटीजर है, तो इस केस में वो उसको int मान लेगा, दैट इज वेरिएबल जो रोल नंबर है वो हमारा int टाइप का है। इसी तरह अगर हम नेम की बात करें तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू साइन कर दी है जो कि एक स्ट्रिंग है और वो बेसिकली कॉन्स्ट पॉइंटर है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये इंडिकेट किया है कि ये ऑटो इसको यहाँ पे ऐसे डिड्यूस करेगा, कैर टाइप का, ठीक है, पॉइंटर, ठीक है। फिर उसकी तरह हम यहाँ पे एक और बात कर सकते हैं कि अगर हम इसको कोई डबल वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि एक लिटरल असाइन कर रहे हैं जो कि एक डबल लिटरल है या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट वो डबल टाइप का होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम ऑटो लिखेंगे तो रेडियस को वो डिड्यूस कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ता। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे आपको मालूम है कि C++ में हमें जब भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डाटा टाइप देनी पड़ती है और यहाँ पे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी डाटा टाइप है। तो इस तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन या कॉम्प्लेक्स टाइप्स लिख रहे हैं तो उस केस में हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उन सभी के टाइप को टाइप करना। तो हम ऑटो लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो उस टाइम पे वो डिड्यूस कर लेगा। और इसी तरह हमें कंपाइल मतलब टाइप कन्वर्जन्स का बिना दिमाग लगाए या उस पर कैसे हो रही है इंटरनली, वो उसका कोई हमें सोचना नहीं पड़ता। तो अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब आप इस कोड में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया रोल नंबर और उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज कराई है और वो वैल्यू एक इंटीजर टाइप की है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके साथ हमने पर्टिकुलर डाटा टाइप लिखने की बजाय यहाँ पे ऑटो लिख दिया। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर जो कंपाइलेशन के टाइम पे डिड्यूस कर लेगा कि इस पर्टिकुलर रोल नंबर की इसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है इंटीजर, तो इसलिए वो डिड्यूस करेगा कि इसकी जो रोल नंबर है वो भी int टाइप का है। तो उसकी वैल्यू को फिर हम प्रिंट कर सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पे उसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये देखिए, एक मिनट स्पेलिंग कंट्रोल एस कर लीजिए, हाँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि रोल नंबर की वैल्यू, उसकी वैल्यू जो भी हमने इसको असाइन की है वो तो आ ही रही है, बट यहाँ पे वो इश्यू नहीं क्रिएट कर रहा कि आपने उसको इंट नहीं दिया, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो डिड्यूस कर रहा है। तो इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग्स के साथ काम करना चाहते हैं तो इसका अगेन कंपाइलर कंपाइल टाइम के ऊपर डिड्यूस कर लेगा कि हमारे पास इस केस में कौन कैरेक्टर कौन पॉइंटर है। तो उस केस में क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग असाइन की हुई है, तो यहाँ पे हम यह देखें, अगेन इसको सेव करना बहुत जरूरी है पिछले को। ओके, यहाँ पे हमने इसको चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमें नेम लिखना पड़ेगा। एक मिनट मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसको चलाते हैं तो यहाँ पे देखिए उसका नाम आ गया। तो इस तरह से ये भी काम कर सकता है।
अब आपको मालूम होगा या हम नेक्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रिंग भी लिख देते हैं और स्ट्रिंग को हम एक ब्रैकेट्स में डाल देते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, तो उस केस में भी ये उसको रिड्यूस कर लेगा और यहाँ पे हमारे पास रन टाइम के ऊपर करेक्ट वैल्यू उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ऑटो यूज करने से कंपाइलर को पता लग रहा है कि ये नेम जो है ये एक पॉइंटर है टू अ कैरेक्टर। तो इस केस में यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम इसमें ये लिखेंगे। इसी तरह अगर हमें एक रेडियस फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हमने उसको असाइन कर दिया है और इस केस में हमने जब उसको वैल्यू असाइन की है तो वो डबल आ रही है, तो इस केस में अगर हम वैल्यू ऑफ रेडियस प्रिंट करेंगे तो इस तरह से कंपाइलर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो किस तरह का वेरिएबल है, किस डाटा टाइप क्या है, वो ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है ऑटो का। बट ये ऑटो जो था ये बेसिकली C++11 में इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले ये स्टोरेज क्लास का काम करता था, जैसे कि हम स्टोरेज क्लास वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके आगे हम और डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग ऑटो, यानी कि ऑटो को हम अलग अलग वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको लिटरल के साथ यूज करना देख ही लिया है कि जैसे भी हम वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं जो भी लिटरल के साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। यानी कि जो भी वेरिएबल के साथ आपने ऑटो यूज किया हुआ, जैसे कि इस केस में सभी में आपने ऑटो यूज किया है, तो यहाँ पे जब आपने इसको अनसाइंड लॉन्ग इंट वैल्यू दी है, क्योंकि आपने इसको जो लिटरल दिया है उसके आगे अपने एंड में इसको L लिखा हुआ है, तो इस केस में वो ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेगा इसकी टाइप क्या है, लॉन्ग इंट। इसी तरह अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल दिया है जिसके लिए आपको F एंड में देना पड़ता है, तो उस केस में ये डिड्यूस कर लेगा फ्लोट। फिर अनसाइंड इंट लिटरल के लिए, लॉन्ग के लिए हमें ये देखना पड़ता है, स्ट्रिंग के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है। तो लिटरल की वैल्यू को देख के वो कंपाइलर कंपाइल टाइम के ऊपर उसकी टाइप को, डाटा टाइप को डिड्यूस कर लेगा कि वेरिएबल की लिटरल वैल्यू के बेस के ऊपर क्या डाटा टाइप। इसी तरह हमने ये फंक्शंस के साथ हम इसको C++14 ऑनवर्ड्स हम उसको रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उस केस में अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप है ऑटो, तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसके बेसिस पे ये रिटर्न कर लेगा। पर याद रखना कि उसमें ईच जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट्स कितनी होनी चाहिए इसकी डिटेल हम वहाँ पे कर चुके हैं ऑलरेडी, कि हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन वाले केस में हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पे इंश्योर करना कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, और जो भी रिटर्न स्टेटमेंट की जो एक्सप्रेशन एवेल्युएट होने के बाद इसकी वैल्यू आएगी जिस टाइप की होगी वो ही आपकी ऑटोमेटिकली डिड्यूस की जा सकती है। इसी तरह हमने लैम्डा एक्सप्रेशन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो ये आई एज्यूम अगर आपने नहीं देखी हुई वीडियो तो आप वहां देख सकते हैं। तो जो आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन है उसमें जो रिटर्न टाइप है आप इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाई ना किया हो, तो यहाँ पे आपको वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेता है जब भी वो स्टेटमेंट को देखता है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होने वाली है। तो इसका प्रोग्राम एक छोटा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आपके सामने वही प्रोग्राम है जो मैंने पहले भी बनाया कि एक मैं ऐड कर रहा हूँ। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डेफिनेशन है। अब क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले इसकी डेफिनेशन अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं तो फंक्शन डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी, और अगर आप बाद में दे रहे हैं, ये आप सब कुछ पढ़ चुके हैं और इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा। और लैम्डा एक्सप्रेशन भी हमने दिया हुआ, मल्टीप्लाई एक एक्सप्रेशन का नाम रख दिया हमने जो इसकी इवैल्यूएट होने के बाद वैल्यू होगी, और ये हमने एक लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे असाइन कर दिया इसको। अब इस केस में ये क्या होगा कि यहाँ पे जब हम, आपको मालूम होता है लैम्डा एक्सप्रेशन को हम फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये एक फंक्शन की तरह दिखता है, इसमें ब्रैकेट के अंदर हम इसके पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐड हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐड एक फंक्शन कॉल है तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में यहाँ पे हमने शुरू कर दिया 2.5 और 4.0। ठीक है, तो इस चीज के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डबल भी दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये इंटीजर है तो इंटीजर को वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। बेटर होगा कि आप यहाँ पे डबल दे दें तो ताकि डिफरेंशिएट भी हो सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डबल दे देते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई को कॉल करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरह अगर यहाँ पे इंट है तो यहाँ पे देखिए 5.2 और 25.3। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको नहीं लिखते यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं तो ये वैल्यू को यहाँ से डिड्यूस कर लेगा। तो जैसे अगर मान लो मैं पहले यहाँ पे ये लिख देता हूँ और बाद में इसको हम अलग से लिख देंगे,
इसको कंट्रोल V, ओके। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास, हाँ देखिए आंसर आ गया 30 और 6.5, जो भी इसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए था। जैसे कि अगर यहाँ पे ओके, हमने दोनों जगह ये भी यहाँ ध्यान रखना है, हमने प्लस लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको पता ही है कि कैसे ये काम करता है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू वो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे कि अगर आप इसको सीधा भी कॉल करना चाहते हैं तो वो भी आपको मालूम है कि सीधा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बट बेटर होता है कि आप इसी वे में दें, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। ये सब कुछ आपको आता ही होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको वैल्यूज दे सकते हैं, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ऑटो ये बताएगा, ये ऑटोमेटिकली डिड्यूस करेगा इसकी वैल्यूएशन होने के बाद डाटा टाइप कंपाइल टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपाइल टाइम पे सारी डिडक्शन होती है। अब हम इसको पॉइंटर्स के साथ और न्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग ऑटो को कंटिन्यू करते हुए, कि ऑटो को अगर हमने एक न्यू के साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमने एक पॉइंटर लेना है टू एन array containing 5 elements, तो उस केस में भी ऑटो। अगेन ऑटो यहाँ पे हमने रिड्यूस किया है कि वो ऑटोमेटिकली सभी के वेरिएबल्स जितने भी हैं, अब इसमें चाहे पॉइंटर के साथ भी यूज करना हो तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये तब फायदा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि ए की टाइप हमारे पास आ रही है 32.f, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके पॉइंटर्स की वैल्यू को एडजस्ट करना हो, फिर हम इसको ऑटो यूज कर लेते हैं। तो पॉइंटर्स के साथ आप हम डिस्कस करेंगे, पूरा हम चैप्टर बनाएंगे कि पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं और क्या होता है। पर फॉर द टाइमिंग आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉइंटर्स के साथ भी यूज हो सकते हैं। तो हम इसका कोड देखते हैं। अब हमने ये कोड में यूज किए हुए हैं ऑटो विद यूज ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक पॉइंटर लिया है जिसको हमने न्यू के साथ एक वैल्यू असाइन की है इंट 5। तो ये एक बेसिकली एक इंटीजर यहाँ पे ले लेगा और उसकी वैल्यू को 5 कर देगा। इसी तरह अगर आपने वैल्यू को असाइन कर दिया, एक पॉइंटर को असाइन कर दिया जिसकी हम डबल पॉइंटर यूज किया है, सो दिस ऑल इज शोइंग कि ऑटो आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें फ्लोट के साथ आप यूज कर रहे हैं, तो इन सभी के साथ आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, इसमें स्पेलिंग गलत नहीं, सेव कर लेना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में हमने एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवा दी है। इसमें हमने एक वैल्यू वन ली, फिर उसके एड्रेस को हमने पॉइंटर में असाइन किया, उसके बाद डबल पॉइंटर लिया, उसके अंदर उसका एड्रेस किया। तो इस तरह से ऑटो आप पॉइंटर्स और न्यू के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको याद हो, अगर हमने एल वैल्यू और आर वैल्यू के हमने रेफरेंस वेरिएबल वाले टॉपिक्स में, जहाँ पे हमने 3 वीडियोस बनाई है, 3-4 वीडियोस बनाई है, वहाँ पे हमने आर वैल्यू की भी बात की हुई है, ठीक है, राइट वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस करके जो एल वैल्यू होती है रेफरेंस की, वो रेफर करती है मेमोरी लोकेशन को, जो आइडेंटिफाई करता है एग्जिस्टेंस वेरिएबल को। तो हम वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दिया है हमने 5। इसी तरह हमने ऑटो यूज किया। अब रेफरेंस वेरिएबल के साथ एंड लिखना जरूरी होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रेफरेंस वेरिएबल क्या है आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दिया, तो ये बेसिकली रेफर करता है मेमोरी लोकेशन को, जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल को स्पेसिफाई कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें आर वैल्यू की, तो ये रेफर करता है टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स एंड लिटरल्स, इसकी बहुत डिटेल में हमने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां पे आप ये सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑटो यूज कर सकते हैं। इसी साथ साथ आप टेम्पलेट्स में यूज कर सकते हैं, आइटरेटर्स में यूज कर सकते हैं। अगेन आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या चीजें हैं, ये अगर थोड़ी सी टेम्पलेट्स हम एंड वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर आपने मतलब अगर बुक के पर्सपेक्टिव से देखना है तो वहां पे हमने डिस्कस किया, आप बुक में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप आइटरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हम देखेंगे कि वहां पे हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये सब कुछ हमारे बेसिकली यूज होगा, बट फॉर द टाइमिंग टेम्पलेट्स में यूज करने के लिए, टेम्पलेट्स अगर आपने ऐसा फंक्शन बनाना है कि हम उसको अलग अलग वैल्यूज के साथ कॉल कर सकें। और इसी तरह अगर हमने वेक्टर्स डिस्कस करेंगे एरे के चैप्टर में, वहां पे भी हम इसको एज एन आइटरेटर के अंदर ऑटो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। तो इसका एक छोटा सा कोड देख लेते हैं और फिर इसकी बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, ठीक है, टेम्पलेट फंक्शन यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको। तो इस केस में मल्टीप्लाई फंक्शन है, ठीक है। अब ये पैरामीटर जो इसकी टाइप है वो टेम्पलेट है, तो इस करके
यहाँ पे वो जो भी हम वैल्यूज के हिसाब से कॉल करेंगे उसके हिसाब से वो ले लेगा। तो ये टेम्पलेट के चैप्टर में फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होते हैं हम वहाँ डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको याद रख लेना है कि उसमें भी हम ऑटो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ऑटो मल्टीप्लाई के साथ रिटर्न टाइप स्पेसिफाई की है, यानी कि उस केस में जो भी इसकी रिटर्न टाइप होगी वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिड्यूस कर लेगा। तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट चलाएंगे ये हमें मल्टीप्लाई करके उनके रिजल्ट्स दे देगा। तो इस केस में याद क्या रखना होता है, सबसे पहले इसको बिगिन करने के लिए सबसे पहले टेम्पलेट लिखना पड़ता है, फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमें टाइप नेम और उसके बाद एक वेरिएबल टी या जो भी आप लिखना चाहते हैं नाम। अब उस टाइप का वेरिएबल आपने यूज करना है। अगर ये दोनों सेम टाइप के हैं तो दोनों जगह टी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें एक कल्ला टी चलेगा, बट क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंट और डबल अलग अलग देने हैं तो उस करके हमने यहाँ पे 2 बार ही लिया। अब यहाँ पे टी और टी एक बार यहाँ पे हम ऐसे अकेला टी भी लिख सकते हैं इसको काट के, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो टेम्पलेट में जहाँ पे जो भी वैल्यू हम स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है कि पहले इंट और डबल हो, डबल इंट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, एक बार इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में भी हम इसको दे सकते हैं। उसके लिए हमें इस टेम्पलेट का कोड उठा के याद रखना है। वेक्टर्स के साथ अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है डिटेल में, पर फॉर द टाइम बिंग आप इसको सिंपल अभी एज्यूम कीजिए कि आपको बस कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ऑटो आइटरेटर्स में हम यूज कर रहे हैं। तो ये एक लूप हमने बनाई हुई है, ठीक है, उसमें वो आइटरेट कर रहा है इस पर्टिकुलर वेक्टर के शुरू से लेके एंड तक और एक एक करके उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो ये सिंटेक्स होता है कि वेक्टर्स के साथ काम करते हुए अगर हमने उस नंबर को प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट करना होता है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये बेसिकली जो वैल्यूज हमने असाइन किए हैं वेक्टर को उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो ये इस तरह से काम करता है। ओके, अब हमने कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब हम ऑटो के साथ काम करते हैं कि ऑटो कैन नॉट बी कंबाइंड विद अदर टाइप ऑफ स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंट भी लिख दिया है और ऑटो भी लिख दिया है। तो हमें एक चीज देनी है, अगर कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिड्यूस करेगा तो इंट का कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे इंट लिखना गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने एक डबल दे दिया और एक हमने इंट दे दिया, तो इस केस में भी अगर दोनों सेम टाइप के हैं तब ठीक है, वरना ऐसे नहीं दे सकते। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू ऑटो 10, बट यहाँ पे अगेन हमने उसको डबल टाइप दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे ये ऐसे अलग अलग, जैसे ऊपर 3.5 की जगह यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि विद अदर टाइप स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन इसके साथ यूज नहीं कर सकते। फिर हम ये क्या करते हैं, इसमें इनिशियलाइजर होना चाहिए, जैसे कि 1 या जो भी आपने 2.5 जो वैल्यू आपने देख चुके हैं, बट यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये एरर देगा, ठीक है, ये अलाउड नहीं होता। इसी तरह ऑटो इसमें हम याद रखना कि ये चीज हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ना ही हम साइज ऑफ के साथ ऑटो अकेले यूज कर सकते हैं। बट अगर हम ऐसा लिखें कि ऑटो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, और क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर चुका है कि x की टाइप क्या होने वाली है, फिर हम लिखें साइज ऑफ x, फिर ये ओके माना जाएगा। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑटो के साथ काम करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डेकल टाइप, जो कि एक कीवर्ड C++11 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये जो डेकल टाइप है ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे देखें डेकल टाइप x, यानी कि जो वेरिएबल की डेकल टाइप मतलब डाटा टाइप है उस डाटा टाइप को a को असाइन कर देगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते थे। ये हम बेसिकली नॉर्मली अपने क्या कहते हैं फंक्शंस में C++11 में ज्यादातर यूज करते थे, रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने के लिए लैम्डा में। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो ऑपरेटर है रिजल्ट्स इन evaluating द डिक्लेयर्ड टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन आप इसको पास करते, जैसे कि 5 + 10 है, दोनों इंटीजर लिटरल को ऐड कर रहा है तो इंटीजर ही देगा। तो इस केस में इसकी एक्सप्रेशन की जो भी डिक्लेयर्ड इवैल्यूएट टाइप है उसको ये पता लगाने में मदद करता है। तो इस तरह से हम इसको डिक्लेयर कर सकते थे। तो यहाँ पे असाइन द टाइप टू अ वेरिएबल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन। तो ये बेसिकली डिटरमिन करता था टाइप एट द कंपाइल टाइम और ऑटोमेटिकली डिटरमिन करता था डायनेमिक,
यानी कि हम स्टैटिक टाइम पे नहीं, स्टैटिकली नहीं दे रहे इंट और डबल इस तरह से लिख के, पर हम यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होता था उसको एवेलुएट करते थे और उसके वैल्यू के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे वो वैल्यू की डाटा टाइप ले लेता था। तो इस तरह से अगर हमने यहाँ पे डबल लिखा और इसको टाइप कास्टिंग यूज की है तो इस तरह से भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकता था। तो ये बहुत ही कॉमन था, C++11 ऑनवर्ड ये यूज होता था, बट आजकल ऑटो यूज होता है तो इसका थोड़ा सा कम यूसेज है। तो बेसिकली ये जो डेकल टाइप है ये अलग अलग वेज में यूज हो सकता है। तो हम इसको आगे चलें उससे पहले हम एक कोड, तो इस कोड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने ऑटो भी यूज किया हुआ है, जो बेसिकली यहाँ पे क्या बताएगा कि इसकी ऑटोमेटिकली टाइप कंपाइल टाइम पे रिड्यूस कर लेगा। तो ये इसकी बेसिकली इस तरह से इंटरनली ये एक्ट करेगा, ठीक है। और डेकल टाइप एक्स, ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्स की डाटा टाइप है वो यहाँ पे डिक्लेयर हमने कर दी है टाइप ऑफ वेरिएबल 1। तो इस केस में यहाँ पे वो ये इसको ऐसे परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे हमने उसको वैल्यू भी असाइन कर दी है, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि 8 वैल्यू असाइन की है और वो वैल्यू अगेन उसमें कन्वर्ट होगी तो इस तरह से टाइप कन्वर्जन भी हो जाएगी। इसी तरह z की जो डाटा टाइप है जो हमने ऑटोमेटिकली डिड्यूस कराई है, जो x की होगी वही z की होगी। तो अगर हमने यहाँ पे याद हो आपको टाइप आईडी ऑपरेटर हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत ही एक्सक्लूसिवली डीमैंगलिंग के साथ, तो अगर आप उसको जरूर देखें एक बारी कि टाइप आईडी कैसे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो एक लेटर देगा हमें रिजल्ट d की फॉर्म में, मतलब इंटीजर्स के लिए, तो वो पॉइंट को डबल के लिए सॉरी डी यूज करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम उसको क्या डीमैंगल करते थे, कैसे करते थे, ये आप वहां पे देख सकते हैं। पर टाइप आईडी हम बेसिकली यूज करते हैं उसकी टाइप को डिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे इसका वेरिएबल की टाइप क्या होगी उसके लिए हमने उसका नेम प्रिंट करना, तो डॉट नेम हम ऐसे लिखते थे। तो ये हमने कंपेयर की है वेरिएबल 3 और z की, अगर डाटा टाइप सेम है तो एक मैसेज प्रिंट कर दे, तो इस तरह से वो उसकी डाटा टाइप को प्रिंट कर देगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और इसमें यहाँ पे याद रखना कि टाइप इन्फो हमने जरूर देनी है, नहीं तो ये कई बार एरर दे देता है। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है टाइप इज डी, ये वेरिएबल 3 की टाइप हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि डेकल टाइप लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको टाइप को डिटरमिन करना होता है। अब डेकल टाइप को हम अलग अलग वेज में कैसे यूज कर सकते हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने टाइप कन्वर्जन में यूज करना है तो उस केस में हम टाइप कन्वर्जन जो भी परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं डेकल टाइप के अंदर। इसके अलावा हम यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिटरल दे सकते हैं, या और भी अगर हमने याद हो टाइप कास्टिंग में हमने 4 जो हमने डिस्कस की हैं C++11 में इंट्रोड्यूस की हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे भी आप इसको डेकल टाइप के साथ यूज, कॉन्स्ट कास्ट, स्टैटिक कास्ट, री इंटरप्रेट कास्ट, डायनेमिक कास्ट, ये सब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। तो याद रखना कि अगर तो ये एक फंक्शन कॉल है या ओवरलोडेड ऑपरेटर भी है तो उस केस में ये फंक्शन रिटर्न टाइप देता है। तो जैसे कि अगर हमने एक फंक्शन बना दिया f नाम का और उसकी रिटर्न टाइप में ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो डेकल टाइप में याद रखना कि उसको हमें ऐसे ब्रैकेट्स में ही देना पड़ेगा उस फंक्शन को। और ये वेरिएबल की टाइप क्या होगी, जो 22.5 की टाइप है लिटरल की, बिकॉज यही वैल्यू रिटर्न हो रही है तो इसकी वैल्यू इस केस में डबल हो जाएगी। अगर तो वो ओवरलोडेड फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन f है और एक हमने int x के साथ बना दिया, देन इट इज मैंडेटरी टू स्पेसिफाई इन द पेरेंथेसिस टू रिप्रेजेंट्स द एप्रोप्रिएट फंक्शन। इसका ये मतलब है कि अगर तो देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं जा रही थी तो यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे a वैल्यू के साथ हम उसको शो करेंगे कि यहाँ पे वो वाला हमें फंक्शन कॉल करना है जिसको a कॉल हो रहा है। तो उस केस में int a अगर हम पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं 5, तो जब a पास होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू को डिटरमिन कर लेगा। इसी तरह अगर उसका ऑपरेटर एक सिर्फ एल वैल्यू है, जैसे कि हमने एक मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है ना कि उसको वैल्यू इनिशियलाइज की है, तो उस केस में याद रखना इसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी t%। इसका ये मतलब है कि int %। इस केस में अगर यहाँ पे डबल x लिखा हो तो डबल %। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि डेकल टाइप में अगर आप एल वैल्यू देते हैं तो इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह अगर हम इसमें ऑपरेटर्स भी दे सकते हैं अलग अलग टाइप के, तो अगर हमने %x लिखा है तो वो यील्ड्स t*। फिर अगर हम लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर देते हैं तो ये बूल वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर देते हैं तो ये एल वैल्यू रेफरेंस हमें देता है टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेंड टाइप। तो इस तरह से ये डिक्लेयर टाइप, डेकल टाइप सॉरी, जिसको हम डिक्लेयर टाइप भी बोलते हैं, तो ये हमारे साथ इस तरह से, इसकी स्पेलिंग आपने जरूर याद रखनी, DECLTYPE इसी तरह आपको देना पड़ेगा। ओके।